गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके मैथ का जो चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको पढ़ने वाले। चलो, एक कॉपी और एक पेन के साथ आप बैठ जाओ और बड़े स्मूथली तरीके से हम इस चैप्टर को करेंगे। ठीक है। हर चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के नाम के बारे में और उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि केवल आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है। मैं इसलिए नहीं बताता किसी भी टॉपिक को कि आप केवल एक्सरसाइज के चैप्टर को सॉल्व करो। नहीं, आप एक बार बस कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। जहाँ पे जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैथ सॉल्व नहीं होगी। ठीक है। चलो, हम अपना पहला कॉन्सेप्ट जो डिस्टेंस फार्मूला है हमारा इस चैप्टर का, उसके बारे में बात करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे। चलो, एक पॉइंट है या फिर एक लाइन समझ लो आप, एक ए है एक बी है। ठीक है। एक जो पॉइंट होता है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अगर बचपन में नहीं पढ़ा होगा तो नाइन्थ क्लास में तो पढ़ा होगा, अगर बचपन में नहीं पढ़ा तो नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि जो पॉइंट होता है उसके पास एक्स होता है और वाई होता है। ठीक है। जो पॉइंट होता है उसके बाद एक एक्स होता है और एक क्या होता है, वाई होता है। चलो, बी के पास एक एक्स है, वाई है, ए के पास भी हो जाएगा एक्स और वाई। चलो जी, इतना तो हमें पता है। नई चीज क्या है? अच्छा, नई चीज क्या है? इस चैप्टर में हमसे कहा जाएगा ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करो। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करो। अब कुछ होशियार बच्चे होंगे जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, वो कहेंगे क्या ज़रूरत है फॉर्मूला लगाने की, स्केल से तुम मेज़र कर लो। ठीक है, सर हम तो यूज़ नहीं करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, हम स्केल से मेज़र करेंगे। तो मेरे नन्हे से बच्चों, केवल ये ए और बी है तो आप स्केल से मेज़र कर लोगे, केवल ए और बी है तो स्केल से मेज़र कर लोगे, बट रियल लाइफ में अगर ऐसी बात आ जाती है तो क्या इंची टेप लेके घूमते रहोगे जेब में कि स्केल लेके घूम? या तो ना ही स्केल लेके घूमा जा सकता है, ना ही फिर आप इंची टेप लेके घूम सकते हो। ठीक है, पेपर में अगर क्वेश्चन ना भी करो कोई बात नहीं, रियल लाइफ में अगर यूज करना पड़े तो कैसे करोगे? सो हम यहाँ पे यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला, कि आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब ये एक्स वाई एक पॉइंट के पास होगा। जितने पॉइंट होंगे, पॉइंट जितने भी होंगे उन पॉइंट्स के पास अपना एक्स और अपना वाई होता है। ठीक है। अपना एक्स अपना वाई होगा उनके पास, इसको हम कहेंगे कि हर पॉइंट के पास अपना एक्स और अपना वाई है। ठीक है। चलो, तो इस चैप्टर में हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करने वाले हैं। अब कहाँ यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे ये बात आपको समझ में आ गया? और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। चलो, सबसे पहले बात आ जाए डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास एक ए गिवन है, एक बी गिवन है जी। हाँ सर, गिवन है। अच्छा, ए के पास क्या एक पॉइंट है, मतलब इसके पास कोऑर्डिनेट होगा, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। बी बी एक कोऑर्डिनेट है। हाँ जी, पॉइंट क्या लो, कोई दिक्कत नहीं है। बी बी क्या है? एक पॉइंट है, पॉइंट के पास एक कोई पॉइंट है उसके पास क्या होगा, कोई भी एक पॉइंट है उसके पास क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा जी। क्या? एक्स वाई, एक्स वाई। चलो, अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस फार्मूला होता है, जो दो पॉइंट गिवन होंगे ना आपके पास, जो दो पॉइंट आपके पास गिवन होंगे, लेट्स से यहाँ पे ए बी है, अगर इधर पी और क्यू होता, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता ए बी नहीं लिखता, मैं इधर लिखता पी क्यू इक्वल टू। ठीक है। अभी मेरे पास ए बी है, ठीक है, अच्छी बात है, बट अगर मेरे अगर दूसरी लाइन अगर पी क्यू होती तो मैं लिखता पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं, यहाँ पे बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहता है कि सर अगर हमने x1 माइनस x2 कर दिया, y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 कर दिया तो कोई दिक्कत आनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। बस याद रखना कि प्लस जो है
प्लस बीच में प्लस का साइन होता है, माइनस दोनों तरफ करना होता है, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखना। और किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है कि आपने y2 में से y1 को करा या y1 में से y2 को करा, कोई दिक्कत नहीं होनी, ठीक है। चलो, जब हम इतना समझ लेते हैं तो हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या देखना है, हम एक क्वेश्चन करते हैं। वाह, एक क्वेश्चन भी गिवन है अपने पास, क्या बात है जी। एक अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है सर, एक ए है एक बी है। ए का कोऑर्डिनेट 2 3, बी का कोऑर्डिनेट, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा इरेज करना पड़ रहा है, पी, पी का क्या है 1 and 5। चलो जी, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब डिस्टेंस निकालो ए बी का, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। ने क्या सीखा था, जिसका फाइंड करना है उसको लिखेंगे, लिख दिया ए बी इक्वल टू, फॉर्मूला फटाफट लिख देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सर जी नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं जी। x2 -2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर 2 - 1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। आप 5 - 3 का भी कर सकते हो, 3 - 5 का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं आगे, सर 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, -1, -1 का होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1, 1 + 4 इक्वल कितना होता है √5। क्लियर है इतना, मे बी आप ये डाउट नहीं होगा इस डिस्टेंस फॉर्मूले, बट अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलो जी, हम अपने नन्हे नन्हे हाथों से अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। रूल नंबर 2 अपना आता है कॉलिनियर। सर कॉलिनियर क्या होता है, देखो आराम से बच्चा समझते हैं। एक पॉइंट है, सॉरी एक लाइन है, एक लाइन पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कहने का मतलब सर एक पॉइंट, एक लाइन पे अगर 3 पॉइंट होगी, एक लाइन पे अगर 3 पॉइंट लाई करती है तो हम कहेंगे सर जी वो कॉलिनियर है। एक लाइन पे अगर 3 पॉइंट लाई करती है तो क्या कहेंगे सर, वो कॉलिनियर है। एक लाइन पे 3 पॉइंट लाई करती है तो क्या कहेंगे, वो कॉलिनियर है। सर ये तो हमें भी पता है, जिसको नहीं पता होगा उसको पता चल जाएगा, बट बहुत से बच्चों को ये पता होता है कि सर एक लाइन पे 3 पॉइंट लाई करेगी तो दैट कॉल कॉलिनियर। बट सर क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में तो हमारा दिमाग घूम जाएगा, बिल्कुल घूम जाएगा जी। क्या करना पड़ता है उसमें, चलो, जब भी आपसे पूछे एक पॉइंट, एक लाइन देगा, उस पे 3 पॉइंट दे देगा, कोऑर्डिनेट दे देगा, पॉइंट दे दिया मतलब कोऑर्डिनेट दे दिया। अब जब कोऑर्डिनेट दे देगा तो कहेगा बच्चा बाटी फटाफट आप ये कॉलिनियर है कि नहीं है ये पता करो। अब ये बात आप पता कैसे करोगे, तो बच्चा बाटी इसके लिए एक फॉर्मूला, इसके लिए एक सिस्टम है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपने ए बी, बी सी, ए बी और बी सी का आप क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। ये दोनों डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस अगर ए सी के डिस्टेंस से इक्वल होगा तो उसको क्या कहेंगे कि हाँ भाई ये कॉलिनियर है, ठीक है। मैं रिपीट एक बार कर देता हूँ, अगर ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस ए सी के डिस्टेंस के इक्वल होगा तो क्या कहेंगे, सर जी ये कॉलिनियर है। चलो समझ में आ गया, आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 है अपना, सर रूल नंबर 3 ऐसे समझना, मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, पहला ट्राइंगल, दूसरा क्वाड्रिलेटरल, तीसरा इक्वल डिस्टेंस। सर जी ट्राइंगल में क्या होता है, आपको ट्राइंगल दे देगा या फिर ट्राइंगल नहीं भी देगा तो 3 वर्टेक्स दे देगा और कहेगा पता करो जी ये ट्राइंगल है कि नहीं है, पता करो ट्राइंगल है कि नहीं है। अब आपको पता करना पड़ेगा, पता कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, कितने साइड है 1 2 3, 1 2 3, कभी भी अगर 3 वर्टेक्स दे रखा और पूछे ट्राइंगल है कि नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ट्राइंगल है कि नहीं ये तो पूछेगा ही नहीं, वो तो पूछेगा भाई कौन सा ट्राइंगल है, आइसोस्केलस है या स्केलन या इक्विलेटरल है, कौन सा है ये बात बताओ आप उसे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जब भी ट्राइंगल से रिलेटेड पूछो तो आपको 3 डिस्टेंस निकालने पड़ते हैं। कितने डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे,
3 डिस्टेंस आपको निकालने पड़ेंगे, 3 टाइम्स डिस्टेंस, तीनों साइड का आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, लाइक ए बी, बी सी, और एंड हो जाएगा आपके पास ए सी। ठीक है, आपको कितने डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे? 3। कौन सा? ए बी, बी सी, ए सी। जब भी ट्राइंगल के वर्टेक्स गिवन हो तो जब भी ट्राइंगल के जैसे ही 3 पॉइंट गिवन हो, वर्टेक्स लिखा हो उसके आगे, तो समझ जाना कि भाई साहब वो ट्राइंगल के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ट्राइंगल, तो इसके लिए 3 डिस्टेंस आपको निकालने पड़ते हैं। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं, अपने सेकंड पार्ट पे आते हैं। सर सेकंड पार्ट क्या है? सर जी सेकंड पार्ट बड़ा अच्छा पार्ट है, बच्चों को इसको करने में पसीने छूट जाते हैं। क्यों? ये समझो, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं? 1 2 3 4, 4 पॉइंट, मतलब 4 कोऑर्डिनेट। तो अगर ट्राइंगल की तरह समझोगे तो सर जी ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, मतलब कि सर 3 डिस्टेंस निकालते, तो इसमें कितने निकालोगे? 4। बच्चा जब 4 निकालोगे और चारों अगर इक्वल रहेंगे, जब 4 निकालोगे, चारों साइड्स अगर इक्वल रहेंगे, तो दो कर चीजें हो सकती है, फिर उसके साथ दो चीजें हो सकती है, या तो वो स्क्वायर हो जाता है, स्पेलिंग आप थोड़ी चेक कर लेना, मेरी राइटिंग और स्पेलिंग दोनों ही एरर रहती है, ठीक है। या तो वो बच्चा स्क्वायर हो सकता है आपके, या फिर आपके पास वो हो सकता है रोम्बस। मुझे रोम्बस की स्पेलिंग नहीं आती, इसलिए मैं आर लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं ट्राई करता हूँ, शायद लिख दूँ RHOM, शायद कुछ करके होगा, आप चेक कर लें। चलो जी, हमने समझ लिया कि क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्स या फिर 4 पॉइंट होते हैं, 4 डिस्टेंस निकालने पड़ते हैं। इसके लिए कितने डिस्टेंस निकालोगे? 4। जब आप 4 निकाल लोगे ना, तो दो कंडीशन बन जाती है कि भाई साहब ये स्क्वायर बनेगा कि रोम्बस बनेगा। जब 4 डिस्टेंस निकालोगे तो दो कंडीशन बनती है, स्क्वायर बनेगा कि रोम्बस बनेगा। तो इसके लिए आपको 2 डिस्टेंस और प्लस करने पड़ते हैं, इसमें +2 डिस्टेंस निकालने पड़ते हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा स्क्वायर है या कि रोम्बस है। इज दैट क्लियर? चलो, दो, तो ये दो किसकी निकालते हैं जी? कुछ नहीं करना बच्चा पार्टी, डायगोनल, एक डायगोनल ये हो जाएगा आपका, और एक डायगोनल बच्चा पार्टी ये। तो 4 साइड के और 2 डायगोनल के निकालने। अगर सब कुछ इक्वल हो रहा है, 4 साइड इक्वल हो गया, डायगोनल इक्वल हो गया, डायगोनल अगर क्या हो गया? इक्वल हो गया, तो स्क्वायर हो जाएगा, डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो रोम्बस हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस बात को कि क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट होते हैं, 4 डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। जब 4 डिस्टेंस निकालोगे तो दो केसेस बन सकते हैं, या तो वो स्क्वायर होगा, अदरवाइज रोम्बस होगा। अगर स्क्वायर है तो आपको दो जो डायगोनल होंगे उसका क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए, अगर डायगोनल, दोनों डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं तो वो स्क्वायर फॉर्म करेगा। अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं तो वो रोम्बस बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अगर ना समझ में आए तो इसको रिपीट करके देख। चलो जी, ये तो हुआ स्क्वायर और रोम्बस का बच्चा पार्टी, लेकिन अभी क्वाड्रिलेटरल इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ता, 6 डिस्टेंस निकालने पड़ते हैं इसमें। सर अगर क्या हो कि इसके 4 साइड इक्वल होंगे तब तो स्क्वायर रोम्बस होगा, बट अगर इसके 4 साइड इक्वल ना हो, कि केवल अपोजिट साइड इक्वल हो, अगर इसमें क्या हो, केवल अपोजिट साइड इक्वल हो, फिर क्या करोगे जी आप? इस कंडीशन में बच्चा दो केस बनेंगे। कितने केस? दो केस। कौन कौन से बनेंगे वो मैं बता देता हूँ अभी आप, ठीक है। चलो बच्चे बाटी, इसमें दो केस बनते, एक बनेगा सर जी आपके पास रेक्टेंगल का, आप लिख लेना, मैं बोलते चल रहा हूँ। एक बनेगा आपके पास रेक्टेंगल का, एक कंडीशन बनता है आपके पास पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। एक बनेगा रेक्टेंगल का, एक बनेगा पैरेललोग्राम का। मेरी राइटिंग और स्पेलिंग दोनों एरर हो सकती है, तो बस मेरी बातों को सुनना और अपने तरफ से लिख लेना, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड इक्वल होंगे, अपोजिट साइड का मतलब पता है ना? चलो सर जी, आपको मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ, अपोजिट साइड का मतलब होता है आमने सामने की साइड। जैसे ये ABCD है, तो ये AB इसके इक्वल होगा BC के, एंड
जो आपके पास, चलो जी, जो ये AD है ये BC के इक्वल होगा, इसको कहते हैं भाई साहब अपोजिट साइड। ठीक है, चलो। तो हम समझ रहे हैं कि अगर अपोजिट साइड इक्वल होगा तो क्या करेंगे, तो रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो। रेक्टेंगल कब होगा, क्वेश्चन है कि नहीं है, रेक्टेंगल होगा कब जी, तो जब रेक्टेंगल तब होता है जब अपोजिट साइड तो होगी, अच्छी बात है। रेक्टेंगल तब कहेंगे जब डायगोनल जो होगा वो इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल होगा, तो क्या कहेंगे हम उसे, रेक्टेंगल। और अगर डायगोनल इक्वल ना हुआ तो हम उसे कहते हैं, फिर से बता देता हूँ, अगर डायगोनल इक्वल हुआ, अगर डायगोनल इक्वल हुआ तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से बता दूं, अगर डायगोनल इक्वल हुआ तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। चलो, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट की क्लास खत्म होती है। चलो, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज का 7.1 जो है उसको सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट।